साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे बंगाल में क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कुछ ऐसे बयान दिए जो प्रोवोकेटिव हैं। उसी बीच बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस भी कोई ना कोई बयान दे रहा है भारत के खिलाफ। और साथ ही हम देख रहे हैं कि अभी यूएस ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप लोग बांग्लादेश नहीं जाएंगे। टीयर 3 की एडवाइजरी है और टीयर 4 यानी कि और ज्यादा खतरनाक लेवल की एडवाइजरी जारी करी है कि आप लोग बांग्लादेश के चिट्टागांव ट्रैक्ट में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। चिट्टागांव हिल्स ये है साथियों, मिजोरम और त्रिपुरा के बगल में जो ये वाला क्षेत्र है इसे चिट्टागांव का क्षेत्र कहते हैं। यानी यूएस ने साफ साफ कह दिया यहां भूल के भी मत चले जाना, क्योंकि यहां पर कुछ बड़ा हो सकता है। अब ये बड़ा क्या हो सकता है, हम डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, आप जानिए। अभी कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी थी कि भारत ने 3-4 दिन पहले की बात है कि भारत ने यहां पर अपने S-400 डिप्लॉय कर दिए हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। उससे पहले यानी कि फरवरी के महीने में आपने देखा था कि भारत के जो NSA हैं अजीत डोभाल साहब, वो बंगाल जाकर के आए थे। उसके बाद वक्फ कानून पास हो गया। उसके बाद बंगाल में वायलेंस होती है। बंगाल में जो वायलेंस होती है वो एक विशेष समाज करता है हिंदुओं के ऊपर। उसी तरह से सेम तरीके का कमेंट करता है पाकिस्तान, सेम तरह का कमेंट करता है बांग्लादेश। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी भारत आए हुए हैं। आखिर ये पूरा चल क्या रहा है, इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब आप ध्यान से सुनिए हो क्या रहा है। देखिए, यूएस ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई किसी भी हाल में बांग्लादेश के इन क्षेत्रों में तो चले ही मत जाना, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले या 1-2 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, इसने कहा कि जो हिंदू और मुसलमान हैं ये दोनों बहुत अलग हैं, हर मामले में अलग हैं। और मुसलमानों का यानी कि जो पाकिस्तान में रह रहे मुसलमान हैं उनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों ने अपने दम पर अपने पाकिस्तान को बनाया है। ऐसे करके उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और अपनी यहाँ की जनता को प्रवोक करने की कोशिश करी कि तुम लोग भूल मत जाना, तुम्हें भारत से लड़ना है, तुम्हें हिंदुओं से लड़ना है। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि किसी भी वक्त उसका बलूचिस्तान अलग हो सकता है। पाकिस्तान को यह भी पता है कि उसके हाथ से खैबर पख्तूनख्वा भी चला जाएगा। इसलिए वो अपने लोगों को कैसे भी भड़का के रखना चाहता है भारत के विरुद्ध। ध्यान रख लीजिएगा, जब भी किसी देश में कोई संकट आता है या उसको लगता है कि हमारा देश टूटने वाला है या कोई आंतरिक विद्रोह स्टार्ट होने वाला है, तो इस तरह की एक नेशनल भावना भड़काई जाती है और दूसरे देश को दुश्मन बना करके उसके सामने अपने लोगों को खड़ा किया जाता है मेंटली। इस बात को आप समझिए। वही बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस है, जो यूएसए का पपेट है, जब इसे पता चला कि यूएसए ने इनको फंडिंग देना बंद कर दिया, इसको ये पता चला कि ये चाइना गया था, चाइना में भी जो ये फंडिंग की बात करके आया है वहां पे कोई बात बनी नहीं। इसको ये भी पता है कि भारत इसको ज्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं देगा और इसको ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं टिकने देगा। मोहम्मद यूनुस को यह भी पता है कि हमारी आर्मी ही हमारे खिलाफ हो रही है और मोहम्मद यूनुस को यह भी पता है कि फरवरी के महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए थे और किसी मीडिया वाले ने ट्रंप और मोदी जी से एक साथ एक सवाल पूछा था कि बांग्लादेश के मुद्दे पर ट्रंप जी आप क्या कहना चाहेंगे, तब ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश का मुद्दा मैं मोदी जी के हवाले करता हूं, वो जाने कैसे हैंडल करना है वो देखेंगे। तब से मोहम्मद यूनुस और डरा हुआ है और तब से भारत की गतिविधियां तेज हैं। मोदी जी 13-14 फरवरी को यूएसए गए थे और 23 फरवरी के आसपास एनएसए अजीत डोभाल बंगाल गए थे। अब ये बंगाल क्यों गए थे जानिए, पर उससे पहले मैं बता दूं कि मोहम्मद यूनुस इतना फड़फड़ा क्यों रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को पता है कि अगर वो नहीं फड़फड़ाएगा, ये भारत के विरुद्ध नारे नहीं देगा या चाइना में जाकर के ये नहीं बोलेगा कि भारत का नॉर्थ ईस्ट तो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, अरे हम ही बे ऑफ बंगाल के गार्जियन हैं। बे ऑफ बंगाल तो जानते ही नहीं है, बोल रहा था पूरे ओशियन के गार्जियन है, जबकि किसी के गार्जियन नहीं है। फिर बोल रहा था अभी बंगाल वायलेंस पे कि हमें चिंता है, मोहम्मद यूनुस को चिंता है, हमें चिंता है बंगाल में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, यानी कि मुसलमान वहां पे माइनॉरिटी है उसके हिसाब से, तो उनके साथ जो हो रहा है उसको लेकर के चिंता व्यक्त कर रहा था। अरे तू है कौन चिंता व्यक्त करने वाला? ये एक्चुअली चिंता व्यक्त नहीं कर रहा, ये अपने बांग्लादेशियों को कैसे भी करके इकट्ठा करना चाह रहा है। उनके अंदर वो भावना डालना चाहता है कि हमारा कॉमन दुश्मन इंडिया है, हमें आपस में नहीं लड़ना। यही पाकिस्तान कर रहा है, यही बांग्लादेश कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि बंगाल में क्या चल रहा था और ये जो हिंसा वगैरह सब हुई है और जो हमारा एनएसए साहब हो गए, हमारा S-400 वहां पे डिप्लॉय हुआ, ये हम जो भी योजना बना रहे हैं वो क्या है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। एक ग्रुप बना था 2014 में जिसका नाम था ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये इराक और सीरिया के क्षेत्र में बना था, सीरिया में विशेष तौर पे। इसका उद्देश्य था कि सीरिया से लेकर के इंडोनेशिया तक हमें जिहाद फैलाना है और जो हमारी जो आइडियोलॉजी है
उसी आइडियोलॉजी के अनुसार सबको चलाना है और अपना एक खलीफा स्थापित करना है, जैसे पहले टर्की में होता था उस तरह से। यानी इस्लामिक लोगों का एक राजा टाइप का जो सब बताएगा कि कैसे क्या चीज कैसे होनी है। एक उनका बड़ा कॉन्सेप्ट था आईएसआईएस का। लेकिन अगले 5 साल में ये देखा गया कि आईएसआईएस बड़े स्तर पर जब लेके चीजों को चल रही है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। तो इस आईएसआईएस ने क्या किया, अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिया अलग अलग देशों में, और उन ग्रुप्स के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम किया। लोगों को विशेष तौर पर जो साउथ एशिया है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह की जो जोन है, यहाँ पर लोगों को भड़काया कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, ऐसे करके, और लोगों से ये बोला कि जब जब मौका मिले तुम्हें उठना है और लड़ना है अपने लिए। ठीक है। इसी क्रम में क्या होता है, पहले बांग्लादेश की बारी है। बांग्लादेश में एक ग्रुप बनता है, देखिए मैं ग्रुप का नाम भी दिखाता हूं आपको, जमात उल अंसार फिल हिंदाल शर्किया। ये जो ग्रुप है ये 2017 में बना दिया था, 2019 से 1-2 साल पहले, और 2019 में ये एक्टिव हो गया था। मैंने आपसे क्या कहा, आईएसआईएस 2014 में बना और अगले 5-6 साल में आईएसआईएस लगभग खत्म सा हो गया, फिर उसने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए। तो ये ग्रुप 2017 में बनाया था, एक्टिवेट कर दिया 2019 में। इस ग्रुप को बांग्लादेश में एक्टिवेट किया गया था, और ध्यान से देखना ये टाइज बना चुका है कुकी चिन नेशनल फ्रंट के साथ। कुकी चिन नेशनल फ्रंट कहां पर है, चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स पर है। ये हमारे देखिए चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स पर है। ये जो चिन लोग हैं और कुकी लोग हैं, थोड़े बहुत मिजोरम में भी हैं। चिन और कुकी लोग मणिपुर में भी हैं, मणिपुर में कुकी ज्यादा हैं, और चिन लोग म्यांमार में भी हैं। यानी कि इस पूरे जोन में ये लोग फैले हुए हैं। इन लोगों के साथ मिलकर के बांग्लादेश में जो अल शर्फिया ग्रुप है ये मिलकर के काम कर रहा था। इनको आईएसआईएस की तरफ से मदद पहुंचा रहा था, पाकिस्तान के आईएसआईएस की तरफ से मदद पहुंचा रहा था, ट्रेनिंग के लिए जितने भी वेपन चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए, वो सारी चीजें पहुंचा रहा था, और कैसे भी करके कोशिश कर रहा था कि इस पूरे क्षेत्र में, मणिपुर मिजोरम वाले क्षेत्र में डिस्टर्बेंस पैदा किया जा सके। इस पूरे क्षेत्र को लेकर के मैं वीडियो बना चुका हूं, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में सबसे ज्यादा अफीम होती है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट में। उस अफीम को यहाँ पर बेच करके ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे, उस पैसे का उपयोग करते थे अंदर ही अंदर जिहाद फैलाने में और लोगों का ब्रेन वॉश करने में। समझ गए, मणिपुर में और मिजोरम में ये ग्रुप यहाँ पर एक्टिवेटेड था। उसी के साथ बांग्लादेश में ग्रुप और बना था, या वो ग्रुप बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत तीनों में है। इस ग्रुप का नाम है जमात ए इस्लामी। ये देखिए जमात ए इस्लामी, मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, बांग्लादेश रिवोक्स बैन ऑन जमात ए इस्लामी। ये जो ग्रुप है इसे बांग्लादेश में शेख हसीना ने बैन कर दिया था, लेकिन पिछले साल जब मोहम्मद यूनुस आया तो उसने इस ग्रुप के ऊपर से वापस बैन हटा दिया। ये वहां का एक आतंकी समूह है। इसका भी काम यही था कि बांग्लादेश में अंदर ही अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर के खेल को करना। ये जमात इस्लामी जो ग्रुप है ये बांग्लादेश में बैन था, पाकिस्तान में सक्रिय है, भारत के कश्मीर में बैन है। माना जाता है कि भारत के केरल में आज भी एक्टिवेटेड है ये। अब वो किस तरह से है, क्यों है, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा, बट हाँ भारत में भी इसके अवशेष हैं, नो डाउट, पर कश्मीर में ये बैन है। भारत का जो कश्मीर वाला इसका विंग था। हालांकि बांग्लादेश में इसको दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया है। अब ध्यान से सुनिए, जमात इस्लामी अगर पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, तो आपस में जुड़ा भी होगा, एक साथ इनके नेक्सस चल रहे होंगे। अब पाकिस्तान एंटी हिंदू हो चुका है, मतलब हमेशा से था, अब बयान दे रहा है, पूरी तरह से लोगों को भड़का रहा है। बांग्लादेश भी कर रहा है, इस ग्रुप को भी खुला छोड़ दिया है, तो ये ग्रुप भी अंदर ही अंदर अपने काम कर रहा होगा। ये हो गया। और ये दूसरा जो ग्रुप मैंने आपको बताया था, जमात उल अंसार फिल हिंदाल शर्किया, ये भी वहां पर एक्टिवेटेड है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, बंगाल में भी ऐसे कई ग्रुप्स हैं, जैसे 2 अजीब अजीब से मैंने नाम बताया आपको जो बांग्लादेश में है, ये फिल हिंदाल शर्किया जैसे बांग्लादेश में ग्रुप है, ऐसा ही ग्रुप बंगाल में भी है, ऐसा ही ग्रुप कश्मीर में भी है दूसरे नाम से, और ऐसा ही छोटे छोटे इन ग्रुप्स के स्लीपर सेल फैले हुए हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन बड़े बड़े राज्यों में। तो इन राज्यों में ये स्लीपर सेल्स के जरिए काम कराते हैं। आपका वो स्लीपर सेल की अवधारणा कहां से आ गई, ये आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो किसी ना किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। ये स्लीपर सेल होते हैं, जब इनको हिदायत दी जाती है, जब इनको बताया जाता है, तभी एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। चाहे पत्थर फेंकना हो, चाहे आग लगानी हो, चाहे भीड़ में शामिल होना हो, चाहे गाड़ी फूकनी हो, ये वही लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं और गलत मैसेजिंग भी फैलाते हैं। तो यूपी, बिहार और इन सब में तो स्लीपर सेलों के माध्यम से काम किया जा रहा है। बंगाल को इन्होंने चुना है एक ऐसा स्टेट जहां पर ये कैलिफेट बनाएंगे, इस्लामिक कैलिफेट, खलीफा टाइप का, जैसे मैंने आपको कहा था। पहले आईएसआईएस पूरे उसका चाह रहा था रीजन का खलीफा बने, लेकिन अब छोटे छोटे खलीफे बनाए जाएंगे, जिसमें बांग्लादेश के बगल में बंगाल को एक्टिवेट किया गया, जहां से बांग्लादेश से सप्लाई होती रहेगी। बंगाल में चूंकि
लगभग माना जाता है कि 30-32% के आसपास मुसलमान हो गए हैं, तो उन लोगों को गलत मैसेजिंग करके भड़काना आसान है, इसलिए उन्होंने उसको चुना। अब कैसे चुना, वो कौन सा ग्रुप है जो बंगाल में एक्टिव है, वो जानिए। देखिए, देखिए ये जो ग्रुप है बंगाल में, इसके बारे में पता चला जनवरी 20, 2025 को। कैसे पता चला, वहां पर एक मीडिया आउटलेट है बंगाल में जो उर्दू में छापता है चीजों को, इसका नाम है अल बंगाल मीडिया। इसने क्या हुआ, एक तरह से पैम्पलेट जारी करवा दिए लोगों में, और उन पैम्पलेट में उर्दू में कुछ ऐसा लिखा था कि मौका आने पर हमें अपना काम करना है, जो भी है आप समझ रहे हैं। मैं एकदम एग्जैक्टली वो चीज बोल नहीं सकता क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगी या वीडियो को शैडो बैन कर दिया जाएगा, बट हाँ उसमें कुछ ऐसे भड़काऊ चीजें लिखी हुई थी जिससे कि आदमी पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि जब मुझे आदेश दिए जाए तब मुझे एक्टिवेट हो जाना है। ऐसा करके ये पैम्पलेट इसने बंटवाई थी, ठीक है। इसको बंटवाने में वहां के कई तरह के और भी अलग अलग ग्रुप्स का यूज किया गया था। उन ग्रुप्स को आज भी हमारी इंटेलिजेंस तलाश रही है, और इसने कैसे भी करके वहां के लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि तुम्हें भारत से लड़ना है, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना है, तुम्हें अपने इस्लामिक लॉ के लिए लड़ना है, तुम्हारे खलीफा के लिए तुम्हें लड़ना है। ऐसा अंदर ही अंदर भड़काया गया था। जब ये जो मीडिया ग्रुप है इसने ये काम करना स्टार्ट किया था, उसके बाद ही अजीत डोभाल साहब बंगाल गए थे और वहां के जितने भी इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं सबसे मीटिंग करी और जानने का प्रयास किया कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न टिगर एनएसए अजीत डोभाल एयर डैश टू बंगाल, ये बात है फरवरी 23, 2025। तो आप बात समझ गए। 20 जनवरी को उस अखबार या जो भी मीडिया वाला है उसने वो छापा, अगले महीने ही चले गए। उससे पहले मोदी जी बांग्लादेश के बारे में हरी झंडी ले आए हैं कि हम कुछ भी करेंगे तुम बोलोगे नहीं। आप बात समझ रहे हैं, ये जो ग्रुप किस तरह से। अच्छा, ये तो मैंने आपको वो बताया कि वो जो मीडिया वाला है जो ये काम कर रहा है। अब आप ये जानिए कि किस तरह से इसको, ये वो वाला आर्टिकल है जिसमें मोहम्मद यूनुस ने चाइना में जाकर के बोला कि हम नॉर्थ ईस्ट को लेकर के कोई ज़्यादा हमें इसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए क्योंकि चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, क्या ही इंपॉर्टेंस है नॉर्थ ईस्ट की, इसलिए आप बांग्लादेश आओ और बांग्लादेश में निवेश करो, हम गार्जियन ऑफ ओशियन है। ये वो वाला स्टेटमेंट है इसका। देखिए, जमात उल अंसार फिल हिंदाल छरकिया मैंने बता दिया। अब देखो साहब, ये है इस ग्रुप का नाम है जो बंगाल में रह करके काम कर रहा है अंदर ही अंदर। इसका नाम है अंसार उत तौहीद फी बिलाद अल हिंद। बड़ा अजीब सा नाम है। ये जो लंबा चौड़ा सा आप नाम देख रहे हैं ये वही अल हिंदाल चरकिया जो ग्रुप है बांग्लादेश में, वैसा ही एक ग्रुप है बंगाल में बनाया हुआ है। इसको कहीं ना कहीं से मदद मिल रही है पाकिस्तान की आईएसआई से, हो सकता है आईएसआईएस से। इसके सिर्फ अभी कयास लगाए गए हैं, लोगों ने इसमें अपनी रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। अभी इस पर हो सकता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कुछ ना कुछ कर रहे हों, हमारी एजेंसीज कर रही हों। तो ये ग्रुप वहां पे एक्टिवेटेड होकर के इस तरह की पैम्पलेट छपवा रहा था उस मीडिया हाउस के जरिए। अच्छा, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा था, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ लीडर शामिल थे जो बताए गए हैं एसडीपीआई के हैं। ये देखिए, ये एसडीपीआई के कुछ ग्रुप्स हैं। एसडीपीआई क्या है, ये जैसे पहले पीएफआई थी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका उद्देश्य था कि भारत का इस्लामीकरण करना है, उसको बैन कर दिया गया। फिर सिमी आई, स्टूडेंट का एक विंग है इस्लामिक स्टूडेंट्स का जिनका भी सेम उद्देश्य था, उसे बैन किया। फिर उसने अपना एक पॉलिटिकल विंग निकाल दिया जिसका नाम एसडीपीआई है। इस ग्रुप को अभी तक बैन नहीं किया गया है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी टाइप की है, लेकिन इसमें जो लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो इस देश के लिए ठीक नहीं है। कैसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि जब मुर्शिदाबाद में, बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब ये वायलेंस भड़का, जब ये वायलेंस को ज्यादा ही आगे बढ़ गया था, तब पाया गया कि उससे जस्ट पहले वहां पर एक बड़ी सी रैली करी गई है। उस रैली में वक्फ एक्ट के खिलाफ बातें करी गई हैं और प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी गई हैं। मतलब ये कहा गया है कि हमें अगर इस वक्फ बिल को हटाने के लिए, एक्ट को हटाने के लिए अगर हमें अपने जान को भी कुर्बान करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं। कुछ इस तरह के लोगों को भड़काऊ भाषण दिए गए थे और इसको देने में कुछ लोग वहां पे शामिल थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, इसमें जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिन ग्रुप्स का सामने आ रहा है, इसमें एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एपीडीआर एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, वही एसडीपीआई है जो मैं आपको बता रहा था।
मालूम पड़ा है, आर्टिकल्स में छपा है कि एसडीपीआई के कई लोगों ने घर घर जाकर के पेम्पलेट बांटे और लोगों को बताया कि तुम्हें करना क्या है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब मैं जल्दी से आपको समराइज करता हूं। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, जिनको पहले बांग्लादेश में बैन किया गया था, भारत में भी ये बैंड है, लेकिन बांग्लादेश में बैन हटा दिया गया है, भारत में भी कुछ जगह ये एक्टिवेट है। माना जा रहा है तीनों मिल करके साजिश कर रहे हैं, जिन्होंने आईएसआईएस का भी सहारा लिया है, आईएसआई का भी सहारा लिया है, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब जो आईएसआईएस है उसने अलग अलग क्षेत्र में खलीफा बनाने की बात करी है, कैलिफेट बनाने की बात करी है, जिसके लिए उसने अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए हैं। एक ग्रुप बंगाल में बना दिया गया है, एक ग्रुप आपका बांग्लादेश में बना हुआ है, जो हिंदाल वाला मैंने आपको बताया था, उसने किस तरह से मणिपुर मिजोरम में साजिश करी है वो भी मैंने आपको बता दिया। बंगाल में जो ग्रुप बना हुआ है उसने किस तरह से चीजें छपवाई, किस तरह से मीडिया हाउस ने उसको लिखवाया और किस तरह से एसडीपीआई तथा अन्य ग्रुप्स ने इसको बंटवाया, वो आपके सामने है। इन सब चीजों में जहां बंगाल में ही अंदर चीजें बांटी जा रही थी, इंतजार किया जा रहा था कि कब हमारे देश में कुछ ऐसा हो जिसको ये बताया जा सके कि तो मुसलमानों के खिलाफ, इस बात का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया, वो एक्ट बन गया, पूरे देश में कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं था, सिर्फ बंगाल में आग लगी, क्योंकि ये लोग इंतजार कर रहे थे ऐसा कुछ करने का। उस बंगाल की आग को हवा और ज्यादा दी जा सके, इसलिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, और इसीलिए ही ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि भारत में और मुसलमानों को भड़काया जा सके। हमारे डोवाल साहब बंगाल हो आए हैं, हमारी नेशनल एजेंसीज को सब कुछ पता है। आप इस बात को जान के रखिए कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 6 महीने तक खींचा गया सरकार ने, उसके बाद पास किया है, उसका कारण ही यही था कि इन 6 महीनों में इस बिल पर लोग इतनी चर्चा कर लें, इतनी इस पर राय ले ली जाए लोगों की, कि कोई बाद में ये ना कहे कि सरकार रातों रात जल्दबाजी में बिल लेकर के आई जिससे कि मुसलमानों को दबाया जा सके। 6 महीने तक इस बिल पर लोग वीडियो बनाते रहे, टीवी पे बहस होती रही, मुसलमानों से चर्चा होती रही, इसलिए कई सारे मुसलमानों को ये पता चल गया कि ये बिल किस तरह से उनको फायदा दे रहा है और पहले किस तरह से उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा था। यही कारण है कि बड़े स्तर पर मुसलमान सड़कों पर नहीं आए और मोदी जी की ये टेक्निक सफल हुई कि भाई थोड़ा गैप दे के चलो, टाइम लेके चलो और देखो कौन क्या कर सकता है। लेकिन बावजूद उसके ये ग्रुप बदमाश हैं, ये माने नहीं। अब भारत की योजना क्या है? भारत की योजना ये है कि हमें कैसे भी करके ये जो चिट्टागांव ट्रैक्ट है इनका, ये जो चिट्टागांव हिल्स है, इसको इनसे अलग करना है और इसका एक बड़ा पोर्शन हो सके तो मिजोरम में मिला लेना है, जिससे क्या होगा कि भारत को नॉर्थ ईस्ट में भी एक सी का एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि हम यहां से भी समुद्र में आ सकते हैं। अभी क्या है, केवल बंगाल से ही आ पा रहे थे, अगर ये हमें मिल गया तो हम यहां से भी आ सकते हैं। ये ज्यादा बोल रहा था ना कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के पास कोई सी का एक्सेस नहीं है, बेटा बहुत जल्दी होगा और तेरा बांग्लादेश टूटता हुआ तो ये नजर आएगा। और सुन ले मोहम्मद यूनुस, यहाँ पर S-400 लगाने का मतलब ही ये है कि अगर तुम यहाँ पे कोई बदमाशी दोगे तो तुम्हारे हाथ से ये भी चला जाएगा, इसलिए थोड़ा होशियार रहना। और यूएसए ने जब लोगों को यहाँ पर एडवाइजरी दी है कि तुम्हें यहाँ भूल के भी नहीं जाना, तो समझ जाओ कितना संवेदनशील वो हो चुका है। कैसे हो चुका है, इसके भी दो तरीके हैं। पहला हुआ है कि यहाँ पर आपने देखा है अराकन आर्मी पिछले 2-3 महीने से लगातार एक्टिवेटेड है और बांग्लादेश की आर्मी को यहाँ सांस भी नहीं लेने दे रही है, पहला। दूसरा आपने देखा जो चिन समुदाय में आपको बता रहा था, जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इन चिन समुदाय ने विशेष तौर पर म्यांमार वाले जो चिन समुदाय हैं, ये जो म्यांमार में चिन स्टेट है, उस स्टेट में कई सारे छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं जिनका कहना यह है कि हमें म्यांमार से अलग कर दो। पहले वो चिन के अलग अलग ग्रुप थे, वो सब 3-4 ग्रुप भारत आए और मिजोरम के सीएम लालडेंगा से मिलके गए हैं और उनसे कहा कि हम जो अलग अलग ग्रुप थे हम एक होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें भारत के साथ मिला लिया जाए। इस तरह की वो बातचीत करके गए हैं। अगर मान लो ये यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं चिन समुदाय, तो सोचिए जो बांग्लादेश के अंदरूनी ग्रुप्स इन चिन समुदाय को भड़का रहे थे, या यहाँ पर रहने वाले चिन समुदाय का मदद ले रहे थे, वो चिन समुदाय का मदद इनको मिल ही नहीं पाएगा और पता चला यही लोग यहाँ पे विद्रोह करके इसको भारत में यहाँ से मिलवा दें। समझ रहे हैं आप? तो आने वाले समय में आप देखिए बांग्लादेश का कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है। पूरी बिसात बिछ चुकी है, डोवाल साहब जा चुके हैं, S-400 पहुंच चुके हैं, यूएस ने एडवाइजरी जारी कर दी है, भारत चुपचाप अपना काम कर रहा है, बस इंतजार ये है कि किस दिन एग्जीक्यूट होना है। आप जानिए इस बात को, बस एग्जीक्यूशन की देरी है। कुछ लोगों को लगेगा कि चाइना इंटरफेयर कर सकता है, चाइना बांग्लादेश की मदद करने आ सकता है। चाइना बांग्लादेश की मदद करने नहीं आ सकता। कारण क्या है, चाइना खूब आना चाहता है, सब कुछ है, लेकिन चाइना अभी अपनी
कलेश से परेशान है। चाइना पे 245% टैरिफ लग गया यूएस का, यानी कि चाइना का जो आइटम पहले यूएस में 100 रुपए का बिक रहा था अब 345 का बिकेगा। इसलिए चाइना इस समय इंडिया के साथ फ्रेंडली होना चाह रहा है। आज भी चाइना ने यह बोला कि हम भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। 2 दिन पहले चाइना ने बोला कि हम भारत से और ज्यादा इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं भारत हमें चीजें और ज्यादा बेचे। उससे कुछ समय पहले चाइना ने ये कहा था, एक इमेज जारी करके कि भारत का हाथी और उनका ड्रैगन, बोला हमें साथ साथ चलना होगा, हम 2 बड़ी इकोनॉमीज हैं एशिया की, हम साथ चल के एक बड़ा पावर हाउस बन सकते हैं, इकोनॉमिक पावर हाउस। ऐसे करके चाइना लंबे समय से भारत को इंप्रेस करना चाह रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि यूएस जिस तरह से टैरिफ लगाता जा रहा है उसमें भारत ही चाइना की मदद कर सकता है। और दूसरी बात, चाइना को यह भी पता है कि अगर वो भारत के साथ एंगेजमेंट ज्यादा नहीं बढ़ाएगा तो भारत अपना माल ज्यादा बेचने लगेगा यूएस को, क्योंकि चाइना का तो महंगा हो जाएगा, यूएस में बिक नहीं पाएगा, तो उसका जो विकल्प है वो भारत है, फिर भारत वहां बेचेगा। तो चाइना को इस समय अपनी इकोनॉमी संभालने का डर लग रहा है। और कम्युनिस्ट कंट्रीज में हमेशा ध्यान रखना, जब भी उनकी इकोनॉमी कमजोर होती है वो देश ही टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसएसआर 1991 में टूटा 15 देशों में, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि उनके पास इतने पैसे, इतनी आर्मी नहीं थी कि सबको बांध के रख सकते थे। ऐसे ही शी जिनपिंग चाइना को तब तक समेटे हुए है जब तक उनके पास पैसा है, आर्मी को देने के लिए फंड है, सारी चीजें हैं। जिस दिन उनका पैसा कम हुआ, इकोनॉमी कमजोर हुई, उस दिन सबसे पहले चाइना टूटेगा। इसलिए चाइना इस समय अपना घर संभालने में लगा हुआ है, बांग्लादेश बाद में देखेगा वो। मैं तो कह रहा हूँ म्यांमार भी खतरे में है, म्यांमार के भी टुकड़े हो सकते हैं, उस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो आप आने वाले समय बस देखना कि बांग्लादेश में क्या हो सकता है। और ये भी जानिए कि बंगाल में ये जो ग्रुप्स एक्टिवेट हुए हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। एक चीज और बता दूं, ये एक्टिवेट होकर के काम इसलिए कर पा रहे हैं, एक कारण ये भी है कि बांग्लादेश के कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो हमारे देश के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, जिनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ की राजनीतिक पार्टियां पालती आई हैं, पोसती आई हैं, और इनके फिर वोटर ID कार्ड बनवा दिए हैं, फिर ये इनके वोट बैंक बन गए हैं, और आज ये इतनी मजबूती के साथ यहाँ बैठे हुए हैं कि बंगाल में ये लोग कुछ भी कर लेते हैं। ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है मैंने कुछ भी बोला तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए ममता बनर्जी ने जो भस्मासुर तैयार किया है वो भस्मासुर ममता बनर्जी को ही खा जाएगा, आप देखिएगा। इसलिए अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, केंद्र सरकार एक बिल भी लेकर के आई, अमित शाह ने पारित किया है कि जितने भी लोग गलत तरीके से इंडिया में आ रहे हैं उन पर लगाम कसी जाए, उनको छांटा जाए, उसको लेकर के भी बिल आया है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखना कि कोर्ट ने इस तरह के जो लोग बांग्लादेश से इलीगल तरीके से पहले असम में आ गए थे और असम की डेमोग्राफी बिगाड़ रहे थे, असम के लोगों का रोजगार खा रहे थे, तो कोर्ट ने 1980 के आसपास ये बोला था कि असम में एनआरसी करा लेनी चाहिए, जिससे कि उन लोगों को पहचाना जा सके जो गलत तरीके से असम में आए हैं बांग्लादेश से। वो एनआरसी हुई थी और होकर के 2019-20 में जाकर के हो पाई थी वो। और जब बंगाल में एनआरसी हुई और ये छांटा जाने लगा कि कौन बांग्लादेशी है और कौन यहाँ का है, तब हमारे देश में कुछ लोगों को मिर्ची लगने लगी। कुछ लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि जो एनआरसी है वो सिर्फ असम में नहीं होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए, और देश के कोने कोने से उसको छांटो जो बांग्लादेशी है, गलत तरीके से आया है। लेकिन इस देश में कई ऐसे लोग थे, कई नेता, कई पार्टीज, कई सेलिब्रिटीज जो इस बात के लिए सामने आए कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। अरे तुमसे कागज देख कौन रहा है? नॉर्मल जनगणना होती है, वही जनगणना टाइप की होगी, बस एक क्रॉस वेरिफिकेशन होगा कि तुम इंडिया के सिटीजन हो कि नहीं हो, तुमको क्या टेंशन है। लेकिन लोगों को मिर्ची लगी, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। नेता लोग, इलीगल माइग्रेंट्स, और कुछ ऐसे लोग सेलिब्रिटी के नाम पर जो पैसा लेकर के जो कहोगे वो बक देंगे। तुम कहोगे स्टेटस लगाना है, ऑल आइज ऑन रफा, तो लगा देंगे। उनसे बोलोगे फिलिस्तीन का बैग लेकर के जाना है तो लेके चले जाएंगे। उनसे बोलोगे कि जय फिलिस्तीन बोलना है तो बोल देंगे। लेकिन उनके मुंह से कभी ये नहीं निकलता कि बंगाल में जो हो रहा है वो गलत है। उनके मुंह से कभी नहीं निकलता कि बांग्लादेश में पिछले साल हिंदुओं के साथ जो हुआ या जो अभी भी हो रहा है वो गलत है। इनको सिर्फ वही चीज दिखाई देती है या वही करते हैं जिसके लिए इन्हें पैसा मिलता है, फंडिंग होती है। तो इस समय अंदर ही अंदर देश में छांटा भी जा रहा है। जितने लॉज अभी हैं उनके बेसिस पर बॉर्डर पर चीजें पुख्ता कर दी गई हैं। अब देखना यह है कि कब काम होता है। जब भी होगा कुछ भी डेवलपमेंट तो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।